हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिनव जैन। एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रोसेस इक्विपमेंट डिजाइन के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज के 5 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं इस सीरीज का 6th पार्ट। तो दोस्तों, इन 5 पार्ट के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको जरूर देखें। और अब बात करते हैं 6th पार्ट की, जो आज आपके सामने लेकर आया हूं। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट करे बिना शुरू करते हैं वीडियो। प्रोसेस इक्विपमेंट डिजाइन एमसीक्यू पार्ट 6। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल्स इन हॉरिजॉन्टल कंडीशन इज जनरली सपोर्टेड ऑन अ डैश सपोर्ट। जो सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल्स होते हैं हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, उनको कौन से सपोर्ट से सपोर्ट दिया जाता है? लग सपोर्ट, स्कर्ट सपोर्ट, सैडल सपोर्ट और गाय वायर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सैडल सपोर्ट। यानी कि हॉरिजॉन्टल वेसल्स को हम सैडल सपोर्ट से सपोर्ट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डैश लिक्विड इज बेस्ट हैंडल्ड इन लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर। इनमें से कौन सी लिकर वर्टिकल इवेपोरेटर, जो लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर होता है, उसमें सबसे अच्छी तरह से हैंडल की जाती है? ऑप्शन आपके में फोमी, स्केलिंग, विस्कस और सॉल्टिंग। इसका जवाब है फोमी लिकर, जिसपे झाग होते हैं। फोमी लिकर जो होती है उसको लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर में अच्छे से हैंडल किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास, इनमें से कौन सा ट्यूब अरेंजमेंट सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर रेट देगा? चलिए, ट्यूब डिक्शन आपको पता है, अलग अलग ट्यूब अरेंजमेंट होते हैं, स्क्वायर पिच में, ट्रायंगुलर पिच में। तो इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर देगा? ट्रायंगुलर पिच, स्क्वायर पिच, डायगोनल स्क्वायर पिच, और हीट ट्रांसफर रेट इंडिपेंडेंट होता है ट्यूब अरेंजमेंट से। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, ट्रायंगुलर पिच। ट्रायंगुलर पिच में सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर रेट होता है। नेक्स्ट है आपके पास, एक बाइनरी लिक्विड एजोट्रॉप है जिसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से ज्यादा है। तो वो कौन सी डेविएशन शो करेगा राउल्स लॉ से? पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, कोई डेविएशन शो नहीं करेगा, और नन ऑफ दीज। इसका जवाब है बी, कि अगर एजोट्रॉपिक मिक्सचर से ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट से, तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा राउल्स लॉ से। नेक्स्ट, जो सेगमेंटल बैफल्स होते हैं 25 to 35% कट ट्रंकेटेड प्लेट्स, वो ट्यूब वॉल थिकनेस से कितने होते हैं? जनरली बराबर होते हैं, दुगने होते, ट्वाइस होते हैं, 4 टाइम्स होते हैं, या हाफ होते हैं। जो सेगमेंटल बैफल्स की थिकनेस होती है वो ट्यूब वॉल थिकनेस की कितनी होती है? इसका सही जवाब है दोस्तों बी, ट्वाइस। की जो थिकनेस होती है सेगमेंटल बैफल की, वो ट्यूब की वॉल थिकनेस से डबल यानी कि दुगनी होती है, ट्वाइस टाइम्स होती है। नेक्स्ट, मल्टीपल पास शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में जो बैफल्स होते हैं शेल साइड में, वो किस लिए लगाए जाते हैं? स्केल डिपोजिशन को कम करने के लिए, प्रेशर ड्रॉप बढ़ाने के लिए, ट्यूब्स को फिक्स करने के लिए, या टर्बुलेंस बढ़ाने के लिए? इसका सही जवाब है टर्बुलेंस बढ़ाने के लिए। टर्बुलेंस बढ़ाते हैं तो हीट ट्रांसफर रेट भी हमारा बढ़ जाता है। इस वजह से बैफल्स, शेल साइड बैफल्स लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा डिस्क हेड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? हेमिस्फेरिकल, एलिप्टिकल, टॉरस्फेरिकल, या नन ऑफ दीज? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हेमिस्फेरिकल हेड इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट, डैश ऑफ वाटर मेक्स इट अ वाइडली यूज्ड कूलेंट इन हीट एक्सचेंजर। वाटर की किस प्रॉपर्टी के कारण वो सबसे ज्यादा आमतौर पर कूलेंट के रूप में यूज किया जाता है हीट एक्सचेंजर में? उसकी लो कोरोजिवनेस, कोरोजन नहीं होता, लो डर्ट फैक्टर, डर्ट कम होती है उसमें, हाई स्पेसिफिक हीट होती है, और लो विस्कोसिटी होती है। इसका सही जवाब है हाई स्पेसिफिक हीट। उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है अपने अंदर। इसलिए वाटर को एज अ कूलेंट यूज किया जाता है आमतौर पर हीट एक्सचेंजर्स में। नेक्स्ट, प्रेशर वेसल को हम थिक शेल कब कहते हैं? देखो, मैंने पहले ही बताया आपको, प्रेशर वेसल हम 2 तरह से डिसाइड करते हैं, एक थिक और थिन। तो अब इसमें पूछा है कि हम थिक शेल कब कहेंगे? जब डायमीटर और वॉल थिकनेस की रेशियो कितनी हो? लेस देन 10, मोर देन 10, मोर देन 20 और लेस देन 20। इसका जवाब है बी,
थिक जब कहेंगे जब मोर देन 20 होगी, डायमीटर और वॉल थिकनेस की रेशियो मोर देन 20 होगी, सॉरी मोर देन 10 होगी, 10 से ज्यादा होगी तो थिक हम शेल हम कहेंगे। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन कॉलम के केस में अगर हम रिफ्लक्स रेशियो बढ़ा दें तो क्या होगा? लोअर फिक्स चार्जेस फॉर द कॉलम, ग्रेटर कॉस्ट फॉर रिबॉयलर हीट सप्लाई, ग्रेटर कॉस्ट फॉर कंडेंसर कूलेंट और ABC। देखिए, अगर हम रिफ्लक्स रेशियो बढ़ा देते हैं, रिफ्लक्स रेशियो बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि हम अब प्रोडक्ट कम निकाल रहे हैं और जितना भी हमारा बाहर प्रोडक्ट आ रहा है उसको हम डिस्टिलेट को वापस भेज रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारी नंबर ऑफ ट्रेस तो कम हो जाएंगी, लेकिन बार बार लिक्विड को वेपराइज करना और फिर उसको कंडेंस करने में कंडेंसर की और रीबॉयलर की ड्यूटी हमारी बढ़ जाएगी और ट्रे जो नंबर ऑफ ट्रेज हैं वो कम हो जाएंगी। तो इसका जो ऑप्शन है वो तीनों ठीक है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाएगी क्योंकि टावर की हाइट कम हो जाएगी, ट्रेस कम हो जाएंगी, रीबॉयलर की हीट ड्यूटी बढ़ जाएगी और कूलेंट की भी, कंडेंसर की भी ड्यूटी बढ़ जाएगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आंसर ऑल A, B and C आर करेक्ट। नेक्स्ट है, स्फेरिकल शेप जो प्रेशर वेसल्स होते हैं उनको मोस्ट आइडियल क्यों माना जाता है? क्योंकि वो हायर प्रेशर को विदस्टैंड कर सकते हैं, उनको इजीली फैब्रिकेट कर सकते हैं, विंड लोड के बिना उनको डिजाइन किया जा सकता है और उनको हम इजीली सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ए, वो हाई प्रेशर को एक निर्धारित मेटेलिक शेल थिकनेस के हिसाब से वो सबसे ज्यादा प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, यानी कि वो सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल से भी ज्यादा हैंडल कर सकते हैं प्रेशर को। नेक्स्ट, लैप जॉइंट्स जो होते हैं वो कितनी mm की प्लेट के लिए यूज किए जाते हैं? लेस देन 12.5, मोर देन 3, मोर देन 5 और 5 to 10। तो लैप जॉइंट्स हम किन प्लेट्स के लिए प्रेफर करते हैं थिकनेस के लिए? इसका जवाब है बी, मोर देन 3 mm की थिकनेस अगर प्लेट की होगी तो हम लैप जॉइंट्स प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट, बैफल विड्थ जो होती है वो टैंक डायमीटर की कितने टाइम्स होती है या कितने टाइम्स ली जाती है नॉर्मली? 0.1 to 0.12, 0.4 to 0.5, 0.45 to 0.6 एंड 0.2 to 0.45। तो बैफल विड्थ जो होती है वो टैंक डायमीटर के 0.1 से 0.12 टाइम्स नॉर्मली ली जाती है। देखिए, ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं इसमें, तो आपको बहुत ध्यान से पिक करना होता है कि ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या होगा। नेक्स्ट, वर्टिकल वेसल्स आर नॉट सपोर्टेड बाय। हम वर्टिकल वेसल्स को किससे सपोर्ट नहीं देते? ब्रैकेट से, स्कर्ट से, कॉलम से और सैडल से। ये अलग अलग तरह के सपोर्ट्स हैं। मैंने सपोर्ट्स के ऊपर और हेड्स के ऊपर एक अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं, उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको मेरी प्लेलिस्ट प्रोसिक्यूटमेंट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और साथ ही उसको मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, उस पूरी प्लेलिस्ट को आप वहां से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं, वर्टिकल वेसल्स को हम सैडल सपोर्ट से नहीं सपोर्ट करते हैं, यानी कि बाकी जो तीन है हमारे ब्रैकेट, स्कर्ट, कॉलम सपोर्ट, उनको हम वर्टिकल वेसल सपोर्ट यूज करते हैं, लेकिन सैडल्स को हम वर्टिकल वेसल में नहीं यूज करते। नेक्स्ट, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट इनमें से किसके बराबर होती है? स्ट्रेन के, स्ट्रेस के, मॉडुलर रेशियो के और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, यंग मॉडुलस जो इलास्टिसिटी होती है उसकी जो यूनिट होती है वो स्ट्रेस के बराबर होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। स्ट्रेस यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट होती है और यंग मॉडुलस इलास्टिक यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये हमारी पीईडी की या प्रोसेस इक्विपमेंट डिजाइन की 6th वीडियो है एमसीक्यूज की। 5 वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। एंड स्क्रीन पर आप 5th वीडियो का लिंक देख सकते हैं और साथ ही साथ आप मेरी जो प्रोसेस इक्विपमेंट डिजाइन की प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक आप देख सकते हैं। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो मेरी प्रोसेस इक्विपमेंट डिजाइन की प्लेलिस्ट पर आपको ले जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, आपके बहुत हेल्पफुल होंगी सारी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।